खबरों की परतों के बीच बहुत कुछ ऐसा छिपा रह जाता है जिसको एनालाइज करना आवश्यक होता है। उसे एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जाहिर सी बात है इसकी आपको पल पल की जानकारी भी हम देते चले जा रहे हैं। लेकिन जो कैंपेनिंग चल रही है उसके आधार पर सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि अब क्या स्थिति होने जा रही है, कैसे रिजर्वेशन का मसला आज एक बार फिर पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर है। 1990s का यह मसला आज 2024 में कितना वायरल है, इसके बारे में समझिए कि अमित शाह गृह मंत्री, उनका एक AI एडिटेड वीडियो, संघ प्रमुख का AI एडिटेड वीडियो आज सामने है और यह कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेबल लगा दिया जाए कि वो आरक्षण विरोधी हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की तमाम तथ्यों को एनालाइज कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है साहब। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष लवली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी अभी दिशाहीन होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पत्नी अब चुनाव कैंपेन पर बाहर निकल गई हैं और इसका साइड इफेक्ट अब यह है कि अगर दिल्ली में शायद अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिक्कत भी हो सकती थी 7 लोकसभा सीटों में, तो अब तो लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विभिन्न ग्रुप अपने में सर फटौवल ऐसा करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बहुत आसान होता जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के सभी 26 सीटों पर मतदान 7 मई को होना है, यानी कि गुजरात के चुनाव के लिए पूरी कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने। और वो इसलिए क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सिरमौर है जिसकी सभी 26 सीटों को हासिल करना एक तरह से मान, प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सेल्फ गोल किया है साथ, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब रास्ता आसान होता जा रहा है। और फिर हम बात करेंगे इस मुद्दे की कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि मतदान प्रतिशत पिछले 2 चरणों में बहुत अच्छा नहीं हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में। और अगर ऐसा है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है और उसका क्या फायदा होगा, यह बताएंगे हम आपको एनालाइज करके। तो आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आरक्षण 2 फेज का मतदान खत्म हो चुका है, 3rd फेज की तैयारियां हो रही हैं और हर राजनीतिक दल अब अपने पूरे चरम पर है चुनाव प्रचार को लेकर और उसके साथ साथ अपने मुद्दों को सामने रखकर। ऐसे में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ये बार बार प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। अगर 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल गई, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को, तो फिर देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा या कम से कम उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी वोटर्स को होगा। इस बाबत कई तरह के फेक वीडियो सामने हैं। 2 फेक वीडियो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक फेक वीडियो जो कि गृह मंत्री अमित शाह का है, ये AI जनरेटेड वीडियो है, इसमें आवाज बदल दी गई है। उसके साथ साथ एक फेक वीडियो मोहन भागवत जी का, RSS के सरसंचालक, उनका भी सामने है, जिसमें भी उनकी आवाज बदलकर कुछ तथ्यों को तोड़ मोड़ कर ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि आभास हो लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रखर नेता अमित शाह और संघ के सरसंचालक मोहन भागवत दोनों आरक्षण विरोधी हैं। सोचिए कितनी सोची समझी रणनीति है और कितनी बड़ी खुराफात है। यह वीडियो वायरल किया गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन तरह के वीडियो को कई ऑफिशियल हैंडल से लोग ट्वीट कर रहे हैं साहब। इस पर यूट्यूब भी बन रहा है। यह लोगों को भ्रमित करने के लिए और भटकाने के लिए बहुत बड़ा हथियार के तौर पर सामने आ रहा है। आरक्षण को लेकर अमित शाह का जो फेक वीडियो वायरल किया गया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्रालय ने FIR दर्ज कराई है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत को लेकर भी जो फेक वीडियो सामने है, उसे लेकर भी सामने बातें रखी गई हैं। मोहन भागवत ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को फेक बताते हुए अपना बयान भी जारी किया है साहब। यानी कि एक तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत एक लड़ाई लड़ी जा रही है।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को आरक्षण विरोधी बताते हुए एक बहुत करारी चोट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले उस फेक वीडियो के बारे में आपको बताते हैं जो अमित शाह के बारे में सामने आई है। अमित शाह ने एक रैली में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा था। साहब, अमित शाह ने उस वीडियो में क्या कहा था, ओरिजिनल वीडियो क्या है, उसमें ओरिजिनल आवाज क्या है गृह मंत्री अमित शाह की, हम आपको पहले वो दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आपने ये ओरिजिनल बाइट सुनी, ये ओरिजिनल बात है गृह मंत्री अमित शाह की। अब इस वीडियो को ऑल्टर कर दिया गया। वो जो वीडियो ऑल्टर किया गया है वो हम आपको नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इस तरह के फेक वीडियो को हम प्रचारित किसी भी तरीके से नहीं करना चाहते। लेकिन इसमें उनकी आवाज को बदलकर ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है जो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। जो फेक एडिटेड वीडियो है उसकी तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एडिटेड वीडियो में मुस्लिम शब्द को हटाकर SC, ST और OBC ये 3 शब्द जोड़ दिए गए हैं। आवाज बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमित शाह जी की आवाज है। और इस फेक वीडियो को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने, यहां तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया है। अब इसकी जांच चल रही है। FIR करने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ नोटिस जारी किया चुका है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपना फोन भी लाने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी के फोन की जांच की जाएगी। दरअसल रेवंत रेड्डी ने भी अपने X अकाउंट से गृह मंत्री अमित शाह का इस AI जनरेटेड फेक वीडियो को शेयर किया। तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस AI जनरेटेड फेक वीडियो को शेयर किया है। हालांकि अब इन तमाम वीडियोस को हटा लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने असम में भी इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर आरोप है कि शायद उसका इसमें हाथ हो सकता है। एक फेक वीडियो और वायरल किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है। विपक्ष करारा वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीत के लिए फर्जी वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। यह बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब अपनी चुनावी सभा में, और वो इसलिए क्योंकि चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने यह आगाह किया था देश के सामने कि AI जनरेटेड फेक वीडियो आपको चुनाव के दौरान बहुत देखने को मिलेंगे। चुनाव आयोग ने भी चुनाव की घोषणा के साथ पूरे देश को चेताया था। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फेक वीडियो के मामले को कैसे चुनावी मुद्दा भी बनाया है। सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने करारा हमला बोला। इसी बीच सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरक्षण के मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट बहुत ही बड़े प्रमुखता से सामने रखा है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उस वीडियो का जिक्र किया है जो कि फर्जी है। उनका स्टेटमेंट हम आपके सामने पढ़कर बता रहे हैं। इसमें झूठा दावा किया गया है कि RSS आरक्षण का विरोध करता है। जब से आरक्षण अस्तित्व में आया है, संघ ने संविधान के अनुसार आरक्षण का पूरा समर्थन किया है। यह बात मोहन भागवत जी ने स्पष्ट तौर से सामने रखी है। इस बात को सामने रखने का मतलब क्या है? यह बात बार बार प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि संघ आरक्षण विरोधी है। दरअसल 90 के दशक में जब आरक्षण के ऊपर सियासत शुरू हुई थी, उस वक्त इस मुद्दे पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय थी, और इसमें कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी आरक्षण के खिलाफ अपनी बातों को सामने नहीं रखा। इस बात को तो मैं प्रामाणिक तौर पर आपको कह सकता हूं। मोदी सरकार ने भी
आरक्षण मौजूदा जो है ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण, इसके समाप्त करने या इसके बारे में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की है और न ही संघ परिवार ने या सरसंघ प्रमुख ने कभी ऐसी टिप्पणियां की हैं। हां, यह बात जरूर सामने आई है कि आरक्षण के लिए जिस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बात कर रही है, हो सकता है कि मुस्लिम आरक्षण की कोशिश की जाए और यह कोशिश कांग्रेस की सरकार कर चुकी है। केरल में भी वोट बैंक राजनीति के आधार पर धर्म आरक्षण करने की बात कही गई है। राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए आई और कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण की पैरोकारी की थी, उसके खात्मे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है। लेकिन राहुल गांधी बार बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देंगे। देखिए वो क्या कहते हैं। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। तो देखा आपने, कांग्रेस ये कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार आरक्षण विरोधी हैं। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन घुमाकर जरूर कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ने इस तरह की बात कभी नहीं की। अब इस पर जब AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जनरेटेड वीडियोस सामने आते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग भरोसा भी करने लगेंगे, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस की ये बातें कह रहे हैं। आखिरकार इस बात की शुरुआत कहां से होती है, यह समझिए। ये अब परत आपको हम समझाते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 370 कम से कम वो लोकसभा की सीटें जीतेंगे, वो उनका लक्ष्य है, 400 पार का नारा दिया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद यह बात सामने आने लगी, जो कि कांग्रेस की तरफ से बार बार थोपा जा रहा था और कई चुनावों में प्रचार भी किया गया इसका, चुनावी रैलियों में, कि संविधान का संशोधन कर दिया जाएगा और संविधान के संशोधन में बहुत सारी प्रचारित चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। इसे जोड़ दिया गया उस बात से कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जातीय आधार पर आरक्षण हो। कांग्रेस पार्टी देश भर में जातीय आधार पर जनगणना या फिर जातीय सर्वे कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने इसका जब जवाब दिया कि दरअसल ये कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को हवा इसलिए दे रही है क्योंकि वो मुसलमानों को आरक्षण देने की पैरोकारी कर रही है। तब जाके यह मामला और उलझा। कांग्रेस को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1994 में के विजय भास्कर रेड्डी के, जब वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण देने के आदेश का हवाला दिया। आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस आदेश को नहीं लागू होने दिया। हाईकोर्ट के आदेश में यह पाया गया कि ओबीसी आयोग कभी भी मुसलमान को आरक्षण देने की बात नहीं कर रहा। 2004 में कांग्रेस की सरकार फिर बनी आंध्र प्रदेश में। सरकार ने 56 दिनों के अंदर मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया। हाईकोर्ट ने आदेश को गैर संवैधानिक बताया और खारिज किया। उसके बाद 2005 में अध्यादेश लाकर 5% आरक्षण फिर से रखा गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। जब कांग्रेस का यह इतिहास रहा है, तो इसी इतिहास को भारतीय जनता पार्टी ने अब आरक्षण के मुद्दे पर सामने रखा। इसके प्रतिकार के तौर पर जो अब होता चला जा रहा है, वो अब आपके सामने है। और इसको बल कहां से मिला? दरअसल ये पूरी हवा बनी थी सबसे पहले 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। उस वक्त संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था, जो पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था। बयान को तोड़ मरोड़कर विपक्ष ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, आरक्षण पर संघ परिवार को पूरा स्पष्ट कर देना पड़ा। उस वक्त मोहन भागवत जी ने जो कहा था, हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। पूरे राष्ट्र के हित के बारे में वास्तव में चिंतित और सामाजिक समानता के लिए प्रतिबद्ध लोगों की एक समिति बनाएं। उन्हें यह तय करना चाहिए कि किन किन श्रेणियों को आरक्षण की आवश्यकता है और कितने समय के लिए। अगर इस बात को आप आइसोलेशन में भी ले, तब भी इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आरक्षण स्थायी संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
सरकार के द्वारा हर 10 साल पे इसका एक्सटेंशन किया जाता है जब से यह लागू हुआ है, लेकिन किसी भी सरकार ने देश में इसे न लागू करने की कोई कोशिश आज तक नहीं की है। ऐसे में अगर इस पर विचार करने की आवश्यकता के बारे में कोई बात भी करता है तो क्या वो आरक्षण विरोधी है? नहीं। लेकिन इस बयान को लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव में 2015 में खूब बवाल मचा। आज 2024 में इसी बयान को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसी पृष्ठभूमि को इस्तेमाल करते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत पर आक्षेप लगाने की कोशिश की जा रही है। उनका ऑल्टर्ड एआई डिजिटल वीडियो सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का भी इसी तरह का वीडियो सामने रखकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। इस चुनाव में एआई का कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है हमसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। हमने तो आपको दिखाया था कैसे भारत 24 की एक स्टोरी पर किस तरीके से एक कैंडिडेट को जिताता हुआ दिखाई दिया गया था, जबकि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी साहब। ये है एआई का चुनाव, इसलिए सावधान रहिए, परखिए, जांचिए, सोचिए, समझिए और किसी भी वीडियो पर तब तक भरोसा मत कीजिए जब तक वो जेन्युइन ना हो। याद रखिए इस बात। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की 7 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर 25 मई को वोटिंग होनी है। उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा है, पैर कुल्हाड़ी पर रखा है और जबरदस्त तरीके से रगड़ा है। आप समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, एक ऐसी स्थिति बन रही थी दिल्ली में जहां पर सहानुभूति की एक लहर उभरती हुई दिख रही थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। याद कीजिए, उनकी गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस के तमाम दिग्गज दिल्ली के अपने आप को पीछे दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे। लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उम्मीदवार नहीं मिल रहा था कांग्रेस को। लेकिन जैसे ही सहानुभूति की लहर निकली, एक के बाद एक तमाम उम्मीदवार सामने खड़े हो गए। उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की बातों को माना नहीं। नतीजन अरविंद सिंह लवली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। उनका यह दावा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और अभी भी आसार ऐसे ही हैं कि अरविंद सिंह लवली ऐसे भी वो लवली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। लवली ने अभी तक कांग्रेस पार्टी की मूल्य सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफा देते समय उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल पर जो सवाल खड़े किए हैं वो पहले आपके सामने रख दूं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे कांग्रेस में दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए लवली ने कहा क्या है। जो है उसमें 4 पेज का चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मैं चाहता था कि ना केवल मेरा इस्तीफा स्वीकार हो, उन कारणों के बारे में भी जो है हाईकमान गौर करे। पार्टी को जो मैं समझता हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं गलत समझता हूँ, जो पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी है। तो इसलिए जो है, इसलिए मैंने जो है इस्तीफा दिया है और इसलिए मैंने ये कहा है कि मैं इन हालात में काम करने में असमर्थ हूँ। आगे कुछ नहीं, मैं तो कार्यकर्ता की तरह रहना चाहता हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ जियो और जीने दो। जियो और जीने दो कार्यकर्ता के तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं करना चाहते। इनका कहना है कि दिल्ली के प्रभारी दीपक बाबरिया अपनी मनमानी करते हैं। संदीप दीक्षित सहित कई नेताओं से बैठक के दौरान बहसबाजी होती है। पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार को सस्पेंड करने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी इन्होंने लगाया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सीटें ही हड़पी हैं और कांग्रेस को ही खत्म कर रही है। इस बात में दम इसलिए निकलता है क्योंकि इस बार 7 सीटों पर दिल्ली की कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। गठबंधन के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार रखे हैं, कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली। यहां की दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस छोटी पार्टी बनती चली जा रही है। कई वरिष्ठ पार्टी के नेता थे जो कि कांग्रेस में उम्मीदवारी अपनी सामने रखना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने यह तय पाया कि कन्हैया कुमार को मौका देना चाहिए। इसलिए कन्हैया कुमार, जो कि दिल्ली से संबंधित उस तरह से नहीं है, उन्हें मौका दे दिया गया। उन्होंने दिल्ली में कभी कोई काम नहीं किया। इसे लेकर अरविंद सिंह लवली ने अपनी नाराजगी
मुखर तरीके से पहले भी सामने रखी थी और आज भी सामने रख दिया। उसके साथ साथ उदित राज, जो कि कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी कांग्रेस के लिए अनजान बने रहे, उनको टिकट देने पर भी कांग्रेस के भीतर एक के बाद एक विरोध के स्वर बुलंद होते चले गए। आरोप यह भी लगाया गया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने जो नामों की चर्चा की थी उसके बारे में आला कमान ने सोचा ही नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया, कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी को पार्टी ने स्वीकारा ही नहीं, कार्यकर्ता मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में बंट चुकी है और यह पहला मौका नहीं है जहां कांग्रेस की स्टेट यूनिट अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ इस तरीके से मुखर शब्दों में अपनी नाराजगी प्रस्तुत करे। और सोचिए, चुनाव के एक महीने पहले अगर कांग्रेस में यह स्थिति है तो कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है या पैर को कुल्हाड़ी पर रखकर अपने पैर को काट रही है। इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसके ऊपर से दूसरी बड़ी समस्या यह कि अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी जीत के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी पर निर्भर हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी अभी अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए अपने आप को काफी असहाय महसूस कर रही है। उसके पूरे कैंपेन पर काफी असर पड़ रहा है, इसलिए कैंपेन की कमान उनकी पत्नी ने संभाल रखी है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हर जगह चुनाव मैदान में है, लगातार प्रचार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके साथ जुटे हुए हैं, उनके नेता भी उनके साथ जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनका प्रचार करने का उनका अभियान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिता पाएगा? अभी तो यही संशय में है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही अगर अपने चुनाव ना जीत पाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अपने मतदान में, अपने चुनाव में कैसे जीतने में मदद करेगी? ये तमाम बातें सामने रखी जा चुकी हैं। कांग्रेस के जो स्थानीय नेतृत्व है उसने इन बातों को बड़े पैमाने पर केंद्र के सामने रखा था। इसके बावजूद इन तमाम बातों पर कोई दलील नहीं दी गई। दरअसल कुछ लोगों से दिल्ली में जब मेरी बात हो रही थी, अब स्थिति यह है कि सुनीता केजरीवाल यह कहती हैं कि उनके पति यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए जेल का जवाब वोट से। अब लोग पूछने लगे हैं, साहब जेल में अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनके नाम पर चल रही है, तो वोट काम पर मांगिए ना। आपने जो काम किया उसके आधार पर वोट मांगिए। लेकिन जेल में अरविंद केजरीवाल हैं, इसके लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने से क्या मिलेगा? सहानुभूति भी है कि भाई उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजकर बहुत गलत किया गया है, लेकिन सहानुभूति अब धीरे धीरे घटती चली जा रही है और आम आदमी पार्टी को अब अपने ही उम्मीदवारों के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में इफेक्टिव कैंपेन नहीं हो पा रहा है। संजय सिंह ने भी गठबंधन का क्रेडिट लवली को ही दिया था, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी सोच क्या रही है? उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय नेतृत्व से आप चर्चा नहीं करते, आपका जो गठबंधन है उससे आप बातचीत नहीं करते। स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से बात करने को तैयार तक नहीं है। भाई कैसे तैयार हो? 2 महीने तक पहले तक तो एक दूसरे का गला काट रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अब 2 महीने के अंदर में जब केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो क्या यह संभव है कि कार्यकर्ता आपस में मिलान कर लें? इसके बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आम आदमी पार्टी क्या अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर पाएगी और क्या कांग्रेस अपना वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कर पाएगी? आखिरकार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह ही तो ली है दिल्ली में। जिस पार्टी की जगह लेकर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, उस पार्टी के साथ अपना वोट बैंक ट्रांसफर कैसे कर सकती है? यह बात तो रणनीतिकारों को सोचनी ही चाहिए। माफ कीजिए। तो कुल मिलाकर अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। 2 विरोधी थे, मिलकर एक साथ लड़ते, दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अच्छा है, कांग्रेस ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आम आदमी पार्टी अभी दिशाहीन तरीके से अपना प्रचार को आगे बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के कैंपेन को लेकर आगे चल रही है। तो आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर आप एक बार फिर 2014, 2019 के बाद 2024 में भी शायद भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ देखें।
और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होगा बजाय इसके कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये दोनों अपने ही भीतर फाड़ को, अपने ही अंतर्द्वंद को नहीं साध सके तो आगे क्या करेंगे। अमित शाह इस बार गांधीनगर से अपने लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए मैदान में है और पूरा गुजरात 26 की 26 सीटें 7 मई को मतदान के लिए सामने होंगी। माफ कीजिएगा, 26 नहीं 25। और वो इसलिए क्योंकि एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है, खाता खुल चुका है सूरत में। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है, कोई भी उम्मीदवार उनके सामने नहीं है, सभी उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यानी कि 25 सीटें हैं जिस पर अब मतदान होना है 7 मई। गुजरात का नाम आते ही क्या आपके जहन में यह तस्वीर नहीं बैठ जाती है कि यह वो कर्म भूमि है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं। गुजरात के चुनाव में जिस तरीके की बम्पर जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, 150 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर गई। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इस बार गुजरात सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, क्योंकि दोनों नेता गुजरात से आते हैं। यानी कि अगर आप सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 की बात करें तो ये दोनों गुजरात के हैं। दोनों ने गुजरात से अपनी राजनीति को मजबूत किया, देश में अपनी पैठ और अपनी अलग अलग तरीके से बनाई और एक के बाद एक ये साबित किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ही द पार्टी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वहां पर रेस में खड़ा ही नहीं हो पाता। इस पूरे संदर्भ से अगर आप समझें, अब जरा देखिए 2014 में सभी 26 सीटें, 2019 में सभी 26 सीटें, 50% वोट शेयर, ये एवरेज है भारतीय जनता पार्टी का बीते दोनों लोकसभा चुनाव में। विधानसभा में 55% से भी ऊपर वोट शेयर। भाई इसके आगे तो अब और कुछ है नहीं ना। इसके बावजूद जब आप इसे अपनी साख पर रखें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी रख रही है और प्रधानमंत्री जी और उसके साथ साथ गृह मंत्री जी के लिए यह साख का मसला है, ऐसे में एक छोटी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही थी। और अड़चन शुरू हुई केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के एक बयान से। उनका बयान गुजरात के राजपूत वोटर्स को बड़ा नागवारा गुजरा। इस बयान से हुए नुकसान को समझाने के लिए, उसे संभालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। दरअसल हालात तो इतने खराब हो चुके थे कि राजपूत समाज न सिर्फ गुजरात में नाराज हुआ, बल्कि राजस्थान के राजपूत समाज में भी इसकी नाराजगी देखने को मिली और इसका असर उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज में भी देखने को मिला। राजस्थान में किसी भी तरीके से मनाने की पूरी कोशिश की गई। आखिरकार राजपूत मतदाता क्यों महत्वपूर्ण है गुजरात में? इसलिए क्योंकि 17 से 18 जिलों में तकरीबन 8 से 10% आबादी राजपूतों की है और इनका प्रभाव काफी जबरदस्त है। 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है, लेकिन इनका प्रभाव कहीं ज्यादा है। और सबसे ज्यादा बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी है। चलिए, वहां तो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात को मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण था। गुजरात में राजपूत समाज कई तरह के सम्मेलन कर चुका था, मानने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि आखिरकार इसे किस आधार पर समझाया जाए और कैसे मनाया जाए। अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी, इसमें कांग्रेस संकट मोचन की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने आ खड़ा हुआ। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है तो या तो राहुल गांधी जी कुछ कह देते हैं या कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बचाव में खुद को आगे रख देती है। दमन की एक रैली में राहुल गांधी ने राजे रजवाड़े को लेकर एक बयान दिया। साहब, दमन गुजरात से बिल्कुल सटा हुआ है। पहले आप बयान सुन लीजिए, इसकी व्याख्या उसके बाद करते हैं। कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है।
मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। आपने सुना राहुल गांधी जी ने क्या कहा, यानी कि खुद ही सेल्फ गोल कर लिया। राजपूत समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेल रही थी, लेकिन जब राजे रजवाड़े को लेकर आप अपनी बातों को सामने रखते हैं तो जाहिर से बात है पूरा ठीकड़ा आप अपने ऊपर फोड़ लेते हैं। और राहुल गांधी ने एग्जैक्टली यही किया। बैठे बिठाए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मौका दिया जिसके बाद राहुल गांधी के बयान को पूरे तरीके से मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। राजे महाराजे की बात जो निकली उसको मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे बड़े पैमाने पर सामने रखा और अब इस पूरे बयान को आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस कथन का इस्तेमाल किस तरीके से किया ताकि राजपूत समाज यह समझे कि उनके विरोध में कौन खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी या राहुल गांधी। एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। आपने देखा, इसे कहते हैं राजनीति की पटल पर शह और मात। बखेड़ा खड़ा हुआ था राजपूत समाज की नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरे तरीके से राहुल गांधी के सर पर दे मारा। और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे स्पष्ट होता है कि कैसे मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों को झेल रही कांग्रेस अब प्रधानमंत्री के इस तीर को भी झेलेगी जिसमें राजे रजवाड़े की बात कही गई है। आमतौर पर राजे रजवाड़े का जब आप जिक्र करते हैं तो आप राजपूत समाज की बात करते हैं, यानी कि राजपूत समाज के खिलाफ अब खड़ा कौन है? राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी मानते हैं कि राजपूत समाज ने गरीब और जो निम्न वर्ग है उनकी जमीनें हड़प ली, उनका सब कुछ हड़प लिया। अब पूरी की पूरी बात ट्विस्ट हो गई। इस बयान के साथ ही राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खैर हमला किया ही किया, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने भी राहुल गांधी के बयान के दम पर राजपूत समाज को यह समझाने की कोशिश की कि दरअसल आपके विरोध में कौन खड़ा है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है वे इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है और भारत को भारत बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं, जनता जनार्दन और समाज के प्रत्येक तबके का अपने अपने क्षेत्र में सबका योगदान रहा है। बहनों भाइयों, अभी आज मैं एक भाषण सुन रहा था
कांग्रेस के नेता का, नौजवान नेता का, राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो कि लोगों की जमीन उठाकर दूसरे को दे देते थे। बहनों भाइयों, गुजरात के लोगों ने देखा है कि कोई मां का लाल जमीन उठा के दूसरों को दे दे। राहुल गांधी, मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजे रजवाड़ों का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अपील पर अपनी सारी रियासत भारत में मर्ज करने का फैसला किया था। मैं राहुल गांधी। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की इन भावनात्मक अपील को आप समझिए। अब इसके बाद क्या आपको लगता है कि गुजरात में राजपूत समाज किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो पाएगा? जाहिर सी बात है, यह पूरे तरीके से अब सुनिश्चित किया जा चुका है कि राजपूत समाज की नाराजगी पूरे तरीके से अब कांग्रेस के प्रति होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लास्ट मिनट पर भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर लिया। यानी प्रतिष्ठा और साख को बचाने के लिए भारतीय पार्टी ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा और आगे बढ़ गए। अब इस बात को हम इसलिए आपके सामने क्यों प्रतिष्ठा की बात हम कर रहे हैं? 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 सीटें गुजरात की जीती थी। वोट परसेंटेज 63.6%। 2019 में लोकसभा की जो चुनावी सीटें थी सभी जीती गई, 26 की 26। वोट परसेंटेज 64.5%। यानी कि कांग्रेस या विपक्षी दल मौजूद ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने गुजरात में। एक वक्त हुआ करता था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे गुजरात से, अहमद पटेल साहब। उनकी सीट बहुत महत्वपूर्ण थी। अहमद पटेल की बेटी उस सीट से अपनी उम्मीदवारी रखना चाहती थी और वो कांग्रेस में है। लेकिन भरूच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। यह टिकट आम आदमी पार्टी से चेतन बासव को दे दिया गया है। जाहिर सी बात है, अब इस पर कांग्रेस का कोई है ही नहीं जो खड़ा होकर कुछ कह सके। हमने आपको बताया कि कहां कहां चुनौती मिल सकती है। हाँ, ये एक सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल सकती है राजकोट की। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उन्हीं के विवादित बयान की वजह से राजपूत समाज की नाराजगी थी। हो सकता है कि यह सीट हॉटस्पॉट बन जाए और यहां पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिले। एक और सीट है भावनगर। यहां पर भी अगर राजपूत समाज की नाराजगी दिखी तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चुनौती देखने पड़ सकती है। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इसके अलावा और ऐसी कोई खास सीट दिखाई नहीं दे रही जिस पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे। साबरकांठा में भारतीय जनता पार्टी ने पहले भीखाजी ठोकर को टिकट दिया था, लेकिन बाद में वहां पर स्थानीय विरोध की वजह से इस टिकट को बदलना पड़ा था। लेकिन अब जो स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पोल मैनेजमेंट मैकेनिज्म बाहर निकल कर आ रहा है, वो स्पष्ट करता दिख रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत कर ली है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कम से कम राहुल गांधी को धन्यवाद बोलना चाहिए। दमन में उन्होंने बयान नहीं दिया होता तो दिक्कत जरूर होती भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब तो आश्वस्त लग रही है भारतीय जनता पार्टी। आज की चौथी स्टोरी अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और यह स्टोरी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के अब तक के 2 चरण के मतदान को देखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मतदान प्रतिशत 2024 में 2019 के मुकाबले कम है। हालांकि अभी भी जो मतदान प्रतिशत दो चरणों में आया है वो 2014 के आसपास है, लेकिन ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। मतदान प्रतिशत में आने वाली गिरावट भारतीय जनता पार्टी की इन उम्मीदों पर पानी फेर सकती है और वो इसलिए क्योंकि 2014 के बाद से जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। जब भी महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान करती हैं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। अब लोकसभा के 5 चरण मतदान के बचे हुए हैं। 7 मई,
13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। इन चुनावों में, इन मतदान के समय एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आने जा रही है और वो है लू के थपेड़े। जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। हालांकि इतनी ही गर्मी या ऐसी ही गर्मी कुछ आसपास 2014 में भी पड़ी थी, लेकिन उस वक्त याद कीजिएगा बदलाव की एक जबरदस्त उम्मीद थी, उम्मीद की किरण थी। लोगों ने गर्मी के बावजूद बाहर निकलकर मतदान किया और इसीलिए 64% पूरे देश भर में मतदान दर्ज हुआ था। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके आधार पर ऐसा लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो गर्मी झेलकर लोग बाहर निकलने को बहुत तैयार नहीं हो रहे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिनट बाय मिनट, बूथ बाय बूथ, पन्ना बाय पन्ना प्लानिंग करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप बाहर निकलिए, घर घर जाइए, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाइए, खास करके महिलाओं को बाहर निकालिए, क्योंकि जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो आमतौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अभी तक जो स्थिति है उसके आधार पर क्या है, 2019 में पहले चरण में 71 सीटें थी, दूसरे चरण में माफ कीजिएगा, ये हम आपको मतदान प्रतिशत दिखा रहे हैं, 71% था, दूसरे चरण में 70% था, औसत 70% निकल कर आता है। 2024 में 64% फर्स्ट फेज में और 63% सेकेंड फेज में मतदान है, यानी कि 63.5% है। अंतर जो निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 7% का है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी भारी हो सकता है। अभी तक जिस तरह का मतदान हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश नहीं है। वो चाहती है कि बेहतर से बेहतर मतदान हो। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में एक बैठक की जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस बात पर सहमति की गई कि जिन जिन मंत्रियों के लोकसभा सीट में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है उन मंत्रियों को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा और जिन जिन विधायकों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र में जगह दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। मध्य प्रदेश में कम होता मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश का मतदान प्रतिशत बढ़े। 2019 में मध्य प्रदेश के पहले चरण में 75% वोट डाले गए थे, इस बार 67.75% वोट डाले गए। दूसरे चरण में यानी कि दूसरे चरण में 2019 में 67% वोटिंग हुई थी, इस बार 58% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8% का डिफरेंस आ गया है पहले और दूसरे चरण के मतदान में 2019 में और 2024 में। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर भी चिंता है कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके बारे में तो हम आपको बता ही रहे, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के सीटें हैं वहां पर भी काफी दिक्कत है। ये वो मंत्री हैं जो अभी डेंजर जोन में मध्य प्रदेश के हैं, जिनको बताया जा रहा है प्रहलाद पटेल, नरेंद्र शिवराज पाटिल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, दिलीप जायसवाल, राकेश सिंह। तो इन सबों को चिताया गया है कि अगर आपके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहे तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। 16 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर मतदान प्रतिशत तकरीबन 6% कम हुआ है, 6 से 7%। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीदें यहां पर कम हो सकती हैं। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी कार्यकर्ताओं को सजग किया है। आगे निकलिए, बाहर निकलिए और बाहर निकलकर मतदान लोगों से करवाइए। यही हाल महाराष्ट्र के लिए भी है और यही हाल बिहार के लिए भी है। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि घटता हुआ मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य की प्राप्ति के रास्ते में एक रोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अपने मैकेनिज्म को आगे कर दिया है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े। आइए अब आज की आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और यह हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में आग की लहलहाती तस्वीरें आपने देखी होंगी। बीते 6 दिनों से उत्तराखंड के जंगल आग के प्रति समर्पित हैं। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत से लेकर अल्मोड़ा, पूरे कुमाऊं के जंगलों में
आग लगी हुई है। गढ़वाल मंडल में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, कुमाऊं मंडल में नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जिले ये सब प्रभावित हैं। वन विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सेना रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करती दिख रही है। यहां तक कि वायुसेना से मदद ली गई है। मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर बीते 24 घंटे में जंगल की आग की 8 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सैटेलाइट रिकॉर्ड ने बताया है कि इसी महीने उत्तराखंड में 5710 जंगल आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन पिछले साल से करें तो यह 5 गुना बढ़ गई है साहब, 5 गुना। पिछले साल सिर्फ 1046 आग की घटनाएं हुई थी जंगलों में। इससे यह बात स्पष्ट निकल रही है कि बदलते मौसम के साथ उत्तराखंड में स्थिति गंभीर बनती चली जा रही है। इस तरह की आग की स्थिति हम आमतौर पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में या कई अन्य राज्यों में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फायर देखते हैं, हम यूरोप के एल्प्स माउंटेन पर फायर देखते हैं। लेकिन जो आग की घटनाएं अब उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही हैं, इससे पूरे वन जनजीवन पर बड़ा असर पड़ेगा। सभी रिजर्व फॉरेस्ट बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। देवभूमि पर चुनाव की प्रक्रिया अभी ही खत्म हुई है साहब, लेकिन क्या पूरे चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल ने जंगल की आग को चुनावी मुद्दा बनाया? हम सब कहते हैं कि किस तरह से जंगल की आग हम सबको नष्ट करती है। यह तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न जोन का, साउथ अमेरिका का यह तस्वीर आप देखिए। यह आग जल रही है 2019 से। पूरे अमेज़न में इससे तबाही मची हुई है। क्या यही हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में हो जाए? मार्च अप्रैल 2023 में अल्मोड़ा में करीब 300 ऐसी घटनाएं आई थी और अभी 24 में देखिए 900 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं आ चुकी हैं। अलग अलग जिलों के आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये आंकड़े एक के बाद एक आपके सामने होंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के तमाम मतदाताओं से भी, क्या आपने ये मांग की साहब कि जंगल की आग, जिस जंगल पर आपका पर्यटन निर्भर करता है, जिस जंगल से आपको खाद्य सामग्री मिलती है, जिस जंगल से आप जिंदा हैं, आप ऑक्सीजन माने जाते हैं, पूरे उत्तर भारत के ऑक्सीजन बेल्ट, आज वो खत्म हो रहा है। क्या आपने इसे चुनावी मुद्दा बनाया? क्या राजनीतिक दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया? और अगर नहीं तो कब जागेंगे आप और कब जागेंगे राजनीतिक दल? कब यह मुद्दा बनेगा कि जंगल की आग नहीं होनी चाहिए, उससे बचाव के लिए तैयारी होनी चाहिए, नेशनल डिजास्टर का एक पूरा प्लान होना चाहिए। और अगर यह नहीं है तो हम अपनी संपदा खो रहे हैं, अपनी जीविका खो रहे हैं और अपनी जिंदगी को मौत के हवाले करते जा रहे हैं। यह बड़ा दुखद होगा।